हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेरिस में, जो दुनिया का एक सबसे महंगा तरीन सिटी कंसिडर किया जाता है। मैं यहाँ पर आया था, तकरीबन मुझे 2 दिन हो गए हैं और मेरी एक कॉन्फ्रेंस थी, तो पिछले 2 दिन तो मैं वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करता रहा। और आज जो है मुझे मौका मिला है सुबह बाहर निकल कर थोड़ा सा पेरिस का फ़र्स्ट व्यू लेने का। तो इस वक्त मैं बेंगलोर के नाम से एक एरिया है यहाँ पर, वहाँ पर मैंने अपना हॉस्टल लिया है, जो कि मुझे तकरीबन 20 से 30 यूरो का पर नाइट पड़ा है। हाँ, तो ऑलमोस्ट 2 रातों का आप समझ लें कि मुझे 17 to 18,000 में वो पड़ गया। तो अभी ये मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ये पीछे ही मेरा यहाँ पे हॉस्टल है। हॉस्टल से मैं बाहर आ गया हूँ और अब मैंने यहाँ से जाना है मेट्रो की तरफ, और मेट्रो लेके फिर हम थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ से मैं मेट्रो की तरफ जाऊँगा। पहला जो हमारा स्टॉप है आज का, वो है आर्च डी ट्रायम्फ के नाम से इनकी एक गेट कह लें, जिस तरह आपका हमारा है वहाँ पे बादशाही का गेट है, मस्जिद का गेट है, या बाकी जितने भी हमारे बड़े बड़े शहरों में गेट्स होते हैं, तो इनका भी एक गेट है इस तरह का जो काफ़ी फेमस है। तो अभी उसकी तरफ चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं। पेरिस का जो मेट्रो सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आपको मल्टीपल ट्रेन चेंज करनी पड़ती हैं। पेरिस का मेट्रो सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। इसको समझने के लिए आपको मैप्स यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपको मैप्स यूज़ करना आता है तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा पेरिस में कम्यूट करना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अगर आप यहाँ पर ऊबर लेते हैं, बोल्ट का यूज़ करते हैं, तो मेरे ख़्याल में वो बिल्कुल भी एक फ़िज़िबल ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने कम्यूट करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपने पेरिस की जो मेट्रो सिस्टम है उसको यूज़ करना है। इसका सारा जो मेट्रो सिस्टम है वो अंडरग्राउंड है। देख सकते हैं मेरे सामने मल्टीपल इनके स्टेशंस हैं, बहुत सारे स्टेशन। अब यहाँ पर जो मेट्रोज़ हैं वो मल्टीपल टाइप्स की हैं। सबसे पहले एक RER करके इनकी मेट्रो चलती है, जो ऑलमोस्ट हर जगह को कवर करती है। फिर इसी के नीचे इनकी मेट्रोज़ हैं जो 1 से लेकर 18 तक हैं। फिर ट्रैम्स भी हैं, केबल्स भी हैं। अंडरग्राउंड एक इनका कंप्लीट नेटवर्क है जो बिल्कुल एक हैरान कर देने वाला है। अब ये इसका कंप्लीट मैप है, आप देख सकते हैं। ये मैप मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब इसमें जो जो लाइन आपको रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, वो अलग अलग मेट्रो टाइप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वेरी वंडरफुल नेटवर्क, बट आपको इसको समझना आना चाहिए। और इसको कैसे समझेंगे उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पेरिस का मेट्रो नेटवर्क कैसे काम करता है। आर्च के बहाने हम निकले थे, लेकिन आर्च जो हमने आपको दिखानी थी वो बंद है। आज इनका मई 8 है, विक्ट्री डे है, तो इनकी सारी सेलिब्रेशन वगैरह चल रही हैं। इस वक्त हमारा नेक्स्ट स्टॉप है आईफिल टावर का। जो आर्च थी वहाँ से तो हमें वापस आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे यूरोपियन डे था और हमने उन्हें एंटर ही नहीं किए थे। बट ये है कि वहाँ पे बड़ी बेहतरीन किस्म की परेड वगैरह चल रही थी, वो हमने की, और उसके बाद हमने मेट्रो ली और अब हम पहुँच चुके हैं आईफिल टावर, द सिंबल ऑफ लव। ये आईफिल टावर के बिल्कुल पीछे सेन रिवर है, जो बिल्कुल ये पूरी सिटी के दरमियान में से गुजरता है। तो यहाँ पर बड़ा ही मार्वलस व्यू इसका आ रहा है। ये है आईफिल टावर, जो पेरिस की पहचान और मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। 1879 में आलमी नुमाइश के लिए बनाया गया ये टावर आज दुनिया की सबसे मशहूर यादगारों में शुमार होता है। जब मैं ग्रैंड मॉस्क ऑफ पेरिस पहुंचा तो जुमे की नमाज शुरू होने वाली थी और पूरा माहौल एक ख़ास रूहानी कैफियत लिए हुए था। मुख्तलिफ़ कौमियतों और ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान एक ही सफ़ में खड़े थे, और यही मंज़र इस्लाम की खूबसूरती को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। ये मस्जिद 1926 में पहली जंग अज़ीम में फ़्रांस के लिए जान कुर्बान करने वाले मुसलमान फ़ौजियों की याद में तामीर की गई थी। आज ये न सिर्फ फ़्रांस की अहम तरीन मसाजिद में शुमार होती है, बल्कि इस्लामी सकाफ़त और खूबसूरत फ़न तामीर को भी एक नुमाया अलामत है। रंगीन मोज़ाइक, नफीस नक्शो निगार और पुरसकून सहन इस मस्जिद को मज़ीद दिलकश बना देते हैं। पेरिस की मसरूफ़ ज़िंदगी के दरमियान ये जगह वाकई सुकून, तारीख़ और रूहानियत का एक खूबसूरत इम्तिज़ाज महसूस होती है।
नमाज़ पढ़ने के बाद अभी हम आ चुके हैं लक्ज़मबर्ग गार्डन्स में। नमाज़ हमने पढ़ी है जो पेरिस की ग्रैंड मॉस्क है, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में ही है। वो भी 19वीं सेंचुरी में ऑलमोस्ट बनाई गई थी और उसको बनाने का मकसद जितने भी फ़्रेंच आर्मी में जो फ़्रेंच के लिए रेवोल्यूशन के लिए भी लड़े थे और उसके बाद जितनी भी फ़्रेंच की जंगें हुई हैं उसमें लड़े हैं, तो उनको ऑनर करने के लिए इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी मॉस्क बनाई थी। और उस मॉस्क का आर्किटेक्चर जो है वो अफ्रीकन और अनातोलियन आर्किटेक्चर से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। और वहाँ पर अभी हमने नमाज़ पढ़ी और अभी हम आ चुके हैं लक्ज़मबर्ग गार्डन्स में। लक्ज़मबर्ग गार्डन्स भी आपकी जो मैरी डी मेडिसी थी, किंग हेनरी IV की विडो थी, वो उसके जब उसका शौहर फौत हो गया तो उसके बाद उसने इसके बनाने का ऑर्डर दिया था। आज यहाँ पर छुट्टी का दिन है और विक्ट्री डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर बहुत ज़्यादा लोग बाहर आए हुए हैं। नोटर डेम कैथीड्रल में हम पहुंच गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर बेतहाशा रश है। ये सारी लाइंस जो आपको ये पूरी लाइन पीछे तक नज़र आ रही है, ये मेरे ख्याल में सारी अंदर जाने की। और अब हम यहाँ पर ऑलमोस्ट अपने 3-4 घंटे सिर्फ अंदर जाने के लिए नहीं ज़ाया कर सकते। बहरहाल नोटर डेम कैथीड्रल की ख़ास बात यह है कि ये 11वीं सेंचुरी में बनना शुरू हुआ था और इसको ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज़ लगी थी। 2 सेंचुरीज़ लगने के बाद ये 13वीं सेंचुरी में ये कंप्लीट हुआ था। और जो नेपोलियन था उसने भी अपना जो क्राउन है वो यहीं पर पहना था कि भाई जब उसने अपने आप को फ्रांस का बादशाह डिक्लेयर किया था। स्ट्रक्चर बहुत मैसिव है, बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है। और इसकी सिर्फ इसको फिर आग भी लगी थी 1800s में और उसके बाद इसको काफ़ी निगलेक्ट किया गया था, लेकिन फिर इस पर मज़ीद दोबारा से काम शुरू करके और आज ये स्टिल स्टैंडिंग है। कैथीड्रल हमने कवर कर लिया है और इसमें हम गए किस तरह हैं वो मैं आपको कुछ यूँ बताना चाहूँगा कि जब लाइन पीछे काफ़ी बड़ी लंबी है, तो अगर मैं लाइन में लगता तो मेरे 4-5 घंटे तो कहीं भी नहीं गए हुए। तो फिर चूँकि हम पाकिस्तान से हैं और हमें पता है कि चीज़ का जुगाड़ कैसे निकालते हैं, तो मैंने भी वैसे ही उसका जुगाड़ निकाला और इनकी जो फ्रंट पे चल रही थी ना उसको जाके काटा और बस उसके बीच में घुस गया। और ऑलमोस्ट विदिन 10 मिनट्स आई वॉज इन द चर्च। और चर्च का आपने अंदर से देख लिया कि वो किस तरह का था, काफ़ी खूबसूरत चर्च था। और मतलब जो चीज़ें इन्होंने अंदर आर्टिफैक्ट्स रखी हुई थी वो भी बड़ी बेहतरीन थी। और जो इन्होंने वो चीज़स की मूर्तियाँ वगैरह बनाई हुई हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त और हाई क्वालिटी की थी। तो वेरी नाइस टूर। आफ्टर कवरिंग द नोटर डेम कैथीड्रल नाउ बॉर्डर म्यूजियम, यही म्यूजियम है जहाँ पर मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो रखी गई है। मोनालिसा की पेंटिंग जो है वो कई बार चोरी हो चुकी है। 1919 में एक दफ़ा इसी का वर्कर था अंदर जो काम करता था और उसने फिर मोनालिसा की पेंटिंग चोरी की। अब आई डोंट नो कि इतनी फेमस क्यों है, लेकिन इसको बनाया जो है वो लियोनार्डो डी विंची जो है और जो पेट्रो था उसी ने बनाई थी। इसके पीछे यही सेन रिवर है जो आपको नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत है। यहीं पे पीछे करके कहीं पे मोनालिसा की पेंटिंग रखी गई है। अभी हम उधर ही जा रहे हैं। यहाँ से आप अंदर जाएंगे, ये जो इनका सबसे बड़ा वाला टॉप स्ट्रक्चर है ना, इससे आप अंदर जाएंगे। और यहाँ हमारे पीछे इन्होंने बिल्कुल बहुत सारे कैफेज़ भी बनाए हैं। वहाँ पर मुझे सामने एक गेट भी नज़र आ रहा है और वो आई डोंट नो कि इन्होंने इसी के लिए बनाया है क्या सीन है उसका। लेकिन बहरहाल ये जो पीछे हैं जितने लोग आपको यहाँ पे बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे, ये सारा कैफ़े है। लाइन्स में इन्होंने कैफ़ेज़ बनाए हुए हैं। और उधर मेरे पीछे आपको एक गेट नज़र आ जाएगा। ये गेट भी इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है।
म्यूज़ियम एक्सट्रीमली क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा रश है। ये जितने भी लोग हैं ये सारे अंदर जाना चाह रहे हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक पेंटिंग देखने के लिए अब यहाँ पर 3 से 4 घंटे खड़ा रहूँ और सिर्फ अपनी एंट्री करवाऊँ और फिर जो है ना मैं मोनालिसा की पेंटिंग देखूँ और उसके पैसे भी अलग पड़े। तो खैर पैसों का तो इतना इशू नहीं है, पर जो मेन बात है कि टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा यहाँ पे खड़े रह के और एक पेंटिंग के लिए। आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट। आज असल में इनकी छुट्टी है, विक्ट्री डे है और उस वजह से बहुत ज़्यादा रश है। इतने लोग हैं, कल परसों तक नहीं थे इतना रश, लेकिन आज अजीब सा ही रश है, लोग ख़त्म ही नहीं हुए। आज के दिन का हमारा लास्ट स्टॉप होने वाला है मोंटमार्टे पर। मोंटमार्टे ऑलमोस्ट पेरिस सिटी से तकरीबन आप समझ लें कि बिल्कुल जो पेरिस सिटी में सबसे अच्छा हाईएस्ट टॉप है ना वो मोंटमार्टे पे है। तो इस मोंटमार्टे पे आपको ये पूरा चैपल जो है ये भी 1800 में बना था, तो ये इस तरह से बहुत फेमस है। और यहाँ से जो पेरिस सिटी का व्यू आता है वो भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। कल का दिन आपने हमारा देख लिया कि हम काफ़ी सारे स्पॉट्स को हमने विज़िट किया। हमने शुरुआत की थी जो वो आर्च है वहाँ से, लेकिन चूँकि वहाँ पर विक्ट्री डे था तो उस वजह से हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। बट उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमने जो विक्ट्री डे की परेड थी वो थोड़ी बहुत हमने इंजॉय कर ली। फिर हमने आर्च से अपना सफ़र शुरू किया जो आईफिल टावर है उसकी तरफ, ताकि हम मॉर्निंग में भी उसका एक व्यू ले सकें, क्योंकि डे बिफोर यस्टरडे मैं वहाँ पर गया था लेकिन मुझे जो इवनिंग का व्यू था वो तो मैंने एंजॉय कर लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि यार इसको सुबह के टाइम में भी देखना चाहिए कि कैसा नज़र आता है। बहरहाल वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो मुझे याद आया कि आज जुम्मा है और जुम्मे की नमाज़ भी हमें पढ़नी है। तो मैंने 2 दिन पहले ही रिसर्च कर ली थी। पेरिस में एक ग्रैंड मॉस्क है जो कि ऑलमोस्ट जिस आईफिल टावर से वहाँ से मुझे लगे तकरीबन 40 मिनट मेट्रो पे। तो मैं वहाँ से निकल गया उसके लिए, आपका अल्लाह भला करे, मस्जिद के लिए। फिर वहाँ पर जाके वो मस्जिद जो है ना वो भी काफ़ी पुरानी मस्जिद है, 19वीं सेंचुरी में बनाई गई है। तो फिर मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने जुमे की नमाज़ पढ़ी और वहाँ से फिर मैं सीधा निकल गया लग्जमबर्ग गार्डन्स, और फिर लग्जमबर्ग गार्डन से हम चले गए लोवरे म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम के बाद फिर हमने अपना डे एंड किया मोंटमार्टे पे। तो आज नया दिन है और आज मेरा इरादा ये था कि मैं दोबारा एक दफ़ा वो जो आर्च है वो देख लूँ, क्योंकि ये फिर मेरा पेरिस में लास्ट डे होगा और फिर मैं यहाँ से निकल कर इंशाल्लाह दोबारा बेल्जियम जाऊँगा और फिर बेल्जियम से हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो अब मुझे सुबह सुबह प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं तैयार हुआ तो मुझे याद आया कि मैंने अपने शूज़ कहीं पे मुझसे रह गए हैं। आई डोंट नो कि वो किधर हैं, बट अभी मैं अपने जो हॉस्टल में था वहाँ पर मैं दोबारा जा रहा हूँ, क्योंकि रात को मैं अपने दोस्त के पास आ गया था। तो मैं अपने हॉस्टल में जाकर चेक करता हूँ और देखता हूँ कि वो वहाँ पर हैं। तो वो ऑलमोस्ट मुझे फिर अभी 1.5 घंटे का दोबारा से सफ़र करना पड़ेगा मेट्रो में। तो लेट्स सी कि उधर हम पहुंच के देखते हैं कि हैं या नहीं। चलें जी, अच्छा है मेरे शूज़ मुझे मिल गए हैं। ये नहीं है, इसमें पुराने वाले शूज़ हैं जो मैंने पहने हुए थे। अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा मैंने पहने हुए हैं। तो ये शूज़ बहुत ज़रूरी थे मेरे लिए, अगर ये मेरे पास ना होते तो मुझे और नए लेने पड़ते। अब हम अपना नेक्स्ट स्टॉप जो लेंगे वो हम आर्च की तरफ जाएँगे। तो गाइस कैन सी कि अभी मैं जस्ट इन द फ्रंट ऑफ आर्च डायग्राम के खड़ा नहीं हूँ, बैठा हुआ। तो इसकी थोड़ी जो स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे जो इसकी ख़ास बात है, ये नेपोलियन ने 1806 में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, और इसको कंस्ट्रक्ट करवाने की वजह ये थी कि नेपोलियन बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज़ जो थी, जो रोमन और ऑस्ट्रियन एम्पायर का मर्जर था, और उन्होंने अगेंस्ट अनाउंस की थी नेपोलियन के फ्रांस के अगेंस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नेपोलियन का इन्फ्लुएंस जो है यूरोप में इतना ज़्यादा बढ़ता जाए। तो हुआ क्या कि जब वो बैटल हुई तो उसमें इन सब का ख्याल यही था कि नेपोलियन की आर्मी कमज़ोर है और उसके पास जितने भी जवान हैं वो कम हैं, तो वो बड़ी आसानी से हार जाएगा। लेकिन नेपोलियन ने अपनी वॉर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए जो वॉर थी वो जीत गया था, और उसकी जीतने की वजह ये थी कि उसने उनको ट्रैप कर दिया था। उसने दिखाया ये कि मेरे पास आर्मी कम है, लेकिन जब वो सारे आए उससे लड़ने के लिए
तो हुआ क्या कि उसके पास आर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और उसने उसको घेरे में ले लिया था। और घेरे में लेने के बाद वो बैटल जीत गए थे और नेपोलियन ऑलमोस्ट उसका फिर कंप्लीट यूरोप पर उसका इन्फ्लुएंस फैल गया था। और उस बैटल के जीतने के बाद नेपोलियन इतना ज़्यादा खुश था कि उसने ऑर्डर दिया कि गेट बनाया जाए, ताकि जब फ्रेंच आर्मी वापस आए तो उसको अंदाज़ा हो कि कितनी बड़ी फतह उन्होंने हासिल की है। तो ये जस्ट उसके रिगार्ड में ये बना हुआ है। और फिर जब पेरिस को रीडिज़ाइन किया गया था 19th सेंचुरी में, क्योंकि उससे पहले पेरिस की हालत बहुत ख़राब थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वबाएँ फैलती थी और जस्ट लाइक कि हमारे पुराने शहर जिस तरह के हैं, पेरिस भी उसी तरह का एक शहर था। लेकिन फिर 19th सेंचुरी में इसको दोबारा रीडिज़ाइन किया गया था। तो ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं आर्च, ये 12 बड़ी बुलेवार्ड्स को कनेक्ट करता है और वो बुलेवार्ड्स यहाँ से हर पेरिस के तकरीबन हर सेक्शन में जाती हैं और वो जस्ट लाइक एक आप पेंटिंग जिस तरह बनाते हैं ना, इस तरह के खूबसूरत वो बुलेवार्ड्स हैं, जो कि पूरा ये बिल्कुल सर्कल में है और इसके इर्द गिर्द सारी सड़कें निकल रही हैं। तो ये भी इस आर्च की एक खासियत है। तो यहाँ पे पीछे आपको जो ये नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये उन सोल्जर्स के मेमोरियल में हैं जो या तो फोत हो गए थे और जो वापस नहीं आ सके थे अपने घरों को। और इसी के साथ जो आपको इससे पहले मैंने एक फुटेज दिखाई है जिसमें आग लगी हुई थी, वो इन्होंने एक मेमोरियल ऑफ अननोन सोल्जर डेजिग्नेट किया है। वो उन सोल्जर्स के रिगार्ड में है जिन बेचारों ने वर्ल्ड वॉर 1 में या वर्ल्ड वॉर 2 में वो अपनी ज़िंदगी हार गए थे और वो अपने घर वापस नहीं आ सके थे और जिनका किसी को पता भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर में मर गए थे जिनका किसी को पता नहीं है। तो उनके रिगार्ड में इन्होंने वो मेमोरियल ये बनाया है, बिल्कुल वो इस गेट के सेंटर में है। ट्रेन के 2 स्टेशन चेंज करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं वर्साइलेस के एरिया में। और वर्साइलेस फेमस है पैलेस ऑफ वर्साइलेस की वजह से। इस टाइम ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं और मुझे जहां तक पता है पैलेस ऑफ वर्साइलेस 5:30 बजे बंद हो जाता है। लेकिन मुझे मुबशर भाई ने बताया है कि गार्डन उसका ओपन होता है और हम बाहर वाला उसका जो एरिया है वो एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है पेरिस में, तो फिर मैं कभी शायद आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, तो आई थॉट सो कि इट्स नॉट अ बैड आइडिया। तो अब मैं जा रहा हूँ पैलेस ऑफ वर्साइलेस देखने और मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ और हम आज का दिन भी यहीं पर करेंगे। थैंक यू। पेरिस से कुछ ही फासले पर वाक़या द पैलेस ऑफ वर्साइलेस सिर्फ एक शाही महल नहीं बल्कि फ़्रांस की तारीख का एक अहम बाब भी है। और यूं पेरिस का ये सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कुछ शहर सिर्फ देखे नहीं जाते, वो इंसान के अंदर कहीं बस जाते हैं। यहाँ से तो जा रहा हूँ मगर इस शहर की गलियाँ, इसकी तारीख़ और यहाँ गुजारे हुए ये लम्हे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। फिर मुलाकात होगी एक नए शहर और एक नए सफ़र के साथ। अल्लाह निगहबान।